चलिए शुरू करते हैं। ये योजना बनाने का मतलब प्लानिंग का विचार ये आया कहाँ से? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसकी प्रेरणा सोवियत संघ यानी तत्कालीन यूएसएसआर से ली गई थी। हाँ, ये बात सही है। जोसेफ स्टालिन की पंचवर्षीय योजनाओं ने दुनिया को और खासकर नए आजाद हुए देशों को बहुत प्रभावित किया था। उन्हें लगा कि यही वो जादुई छड़ी है जिससे तेजी से विकास हो सकता है। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि भारत में इसकी सोच आजादी से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। मतलब ये कोई बाहरी आइडिया नहीं था? पूरी तरह से नहीं। देखिए, 1934 में ही एम विश्वेश्वरैया, जो एक महान इंजीनियर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। विश्वेश्वरैया जी, ये शायद भारत के लिए योजनाबद्ध विकास का पहला ब्लूप्रिंट था। तो ये सोच हमारे अपने लोगों में भी थी? और सिर्फ टेक्नोक्रेट्स ही नहीं, राजनेता भी इस पर काम कर रहे थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी। और आपको पता है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। इससे साफ है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी का भी एक नक्शा तैयार कर रहे थे। मतलब सरकार के साथ साथ उद्योगपति भी इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बॉम्बे प्लान का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। देश के 8 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर इसे बनाया था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? उद्योगपति तो आमतौर पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वो उद्योगपति बहुत दूर की सोच रहे थे। वो जानते थे कि एक गरीब देश में जहां सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पोर्ट्स नहीं है, वहां उनकी इंडस्ट्रीज भी नहीं चल सकती। अच्छा, तो वो चाहते थे कि सरकार पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। सही पकड़ा। उनका उद्देश्य था कि सरकार गरीबी कम करे, आय बढ़ाए, ताकि एक मार्केट तैयार हो और फिर उस पर वो अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे। तो आजादी के बाद इन सारे विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी। जी, और यहीं मार्च 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले अध्यक्ष तो जाहिर है जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ, और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा और इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये जो योजना आयोग था, इसे संविधानोत्तर संस्था भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं था। इसे सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके बनाया था। लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अशोक चंद्र ने इसे आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था। आर्थिक मंत्रिमंडल मतलब एक तरह से पर्दे के पीछे की सरकार कह सकते हैं। ये तय करती थी कि देश का पैसा कहाँ, कितना और कैसे खर्च होगा। लेकिन भारत तो एक फेडरल देश है। योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों की सहमति भी तो जरूरी थी। बिल्कुल। इसी कमी को पूरा करने के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी बनाई गई। एनडीसी? जी। और के संथनाम ने तो इसे सर्वोच्च मंत्री परिषद या सुपर कैबिनेट तक कहा था। सुपर कैबिनेट? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी मीटिंग थी जहां प्रधानमंत्री और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर प्लान पर मुहर लगाते थे। अगर यहाँ कोई बात तय हो गई तो उसे पूरे देश में लागू होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो 2015 में जब योजना आयोग खत्म हुआ तो एनडीसी का क्या हुआ? वो भी एक तरह से प्रभावहीन हो गया। चलिए, तो अब मैदान तैयार था। अब आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना पर, जो 1951 में शुरू हुई। हाँ, आजादी के तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? खाना। देश ने बंटवारे का दर्द झेला था, शरणार्थी थे, अनाज की भारी कमी थी। तो पहली प्राथमिकता लोगों का पेट भरना थी। जाहिर है, इसीलिए ये योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल, ये क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि किसी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाता है और उसे वापस इन्वेस्ट करता है। तो पहली योजना का सारा फोकस कृषि, सिंचाई और बिजली पर था। और ये योजना तो उम्मीद से ज्यादा सफल रही। हाँ, लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई, राष्ट्रीय आय बढ़ी और खाद्यान्न उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ। और इसी योजना से कुछ बड़े नाम जुड़े हैं जो आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब इसी दौरान शुरू हुई। साथ ही 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। और यूजीसी की स्थापना? वो भी 1953 में हुई
और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI कर दिया गया। तो पहली योजना ने कृषि की नींव मजबूत कर दी। अब बारी थी दूसरी छलांग की, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। हाँ, यहाँ से फोकस पूरी तरह बदल गया। अब कृषि से ध्यान हटाकर भारी उद्योगों पर लगाया गया। इसे भारत के औद्योगिकरण का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और इसके पीछे दिमाग था PC महालनोबिस का। जी, महालानोबिस। उनका मॉडल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ऐसी फैक्ट्रियां लगानी होंगी जो दूसरी फैक्ट्रियों को बनाने वाली मशीनें बना सकें। मतलब उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल। ये एक बहुत बड़ा दांव था। बहुत बड़ा। और इसी सोच के तहत भारत के औद्योगिक ढांचे की नींव रखी गई। 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। हाँ, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। पहला भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से बना। दूसरा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में, वो ब्रिटेन के सहयोग से। और तीसरा राउरकेला, ओडिशा में, पश्चिमी जर्मनी की मदद से। और भी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं इसी दौरान बनी है ना? जी, 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC भी 1956 में बना। और इसी योजना में भारत ने आधिकारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो 2 सफल योजनाओं के बाद अब आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। क्या ये भी उतनी सफल रही? ये एक बड़ा सवाल है। इस योजना का उद्देश्य बहुत बड़ा था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। लेकिन यह योजना भारत की सबसे विफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। सबसे विफल? ऐसा क्या हुआ? एक नहीं बल्कि तीन आपदाएं एक साथ आ गईं। पहला 1962 का भारत चीन युद्ध, दूसरा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरा 1965-66 का गंभीर सूखा और कृषि संकट। मतलब एक के बाद एक झटके लगते रहे। बिल्कुल। इन कारणों से योजना की प्राथमिकता को विकास से बदलकर प्रतिरक्षा यानी डिफेंस पर केंद्रित करना पड़ा। पूरी योजना पटरी से उतर गई। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी भविष्य के लिए कुछ नींव रखी गई। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू हुआ और 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक की स्थापना हुई। और सबसे महत्वपूर्ण हरित क्रांति की नींव भी इसी संकट के समय पड़ी। इस विफलता का सीधा परिणाम था योजना अवकाश। जी, प्लान हॉलिडे 1966 से 1969 तक सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर 3 साल तक वार्षिक योजनाएं चलाई। और फोकस क्या था इन वार्षिक योजनाओं का? बस किसी तरह अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और कृषि में सुधार लाना। और इसी योजना अवकाश के दौरान भारत के कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई। बिल्कुल, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन खासकर गेहूं में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई। और इसके पीछे के 2 नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में थे डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग, जिन्हें इसी काम के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने देखा कि कैसे भारत ने सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर आर्थिक नियोजन की शुरुआत की। पहली योजना ने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया तो दूसरी ने भारी उद्योगों की नींव रखी। लेकिन तीसरी योजना ने हमें सिखाया कि बाहरी संकट और प्राकृतिक आपदाएं सबसे अच्छी योजनाओं को भी पटरी से उतार सकती हैं। पर उसी संकट से हरित क्रांति जैसी एक नई दिशा का जन्म हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना से, जो 1969 से 74 तक चली। कहा जाता है कि इसका मॉडल अशोक रुद्र और LA माने की समिति पर आधारित था और इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। सुनने में तो ये पिछले प्लान्स जैसा ही लगता है, तो इसमें नया क्या था? सतह पे वैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ नया हो रहा था। सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद कदम 19 जुलाई 1969 को उठाया गया। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तो इतिहास की किताबों में एक बड़ी घटना के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? एक आम नागरिक के लिए इसका क्या असर हुआ? जरा सोचिए, एक ही फैसले से सरकार देश के 85% बैंकिंग डिपॉजिट्स की मालिक बन गई। 85%? हाँ, इसका मतलब था कि अब सरकार तय कर सकती थी कि लोन किसे मिलेगा,
क्या वो किसानों को जाएगा, छोटे उद्योगों को, या फिर बड़े कॉरपोरेट्स को? यह एक झटके में पूरी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल सरकार के हाथों में देने जैसा था। और इसका मकसद क्या था? मकसद था बैंकिंग को अमीरों के शहरों से निकालकर गांव के गरीबों तक पहुंचाना। और इसी दौरान इंदिरा गांधी का मशहूर नारा गरीबी हटाओ भी आया था, है ना? हाँ, क्या इसका बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कोई संबंध था? बिल्कुल सीधा संबंध था। गरीबी हटाओ एक शक्तिशाली राजनीतिक नारा था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस नारे को जमीनी हकीकत में बदलने का एक टूल था। हालांकि नारा इस चौथी योजना में दिया गया, लेकिन इसका असली फोकस हमें 5वीं योजना में देखने को मिलता है। अच्छा। इस योजना में न्याय के साथ विकास यानी ग्रोथ विद जस्टिस की सोच पर भी बहुत जोर था। मतलब विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचे। लेकिन ये दौर भारत के लिए आसान नहीं था। 1971 में बांग्लादेश का संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी तो हुआ था। हाँ, वो भी था। इसका योजनाओं पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। अचानक देश का सारा ध्यान और संसाधन सुरक्षा और रक्षा पर चला गया। विकास के लिए रखा गया पैसा युद्ध में लगाना पड़ा। इसी वजह से चौथी योजना अपने विकास दर के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। समझ गई। तो इसके बाद आई 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 79 के लिए थी। यहाँ गरीबी हटाओ सिर्फ नारा नहीं, बल्कि योजना का मुख्य लक्ष्य बन गया। हाँ, डीपी धर मॉडल पर आधारित इस योजना का पूरा केंद्र बिंदु ही गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इसी दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, जो सीधे गरीबी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए था। और एक और बड़ा काम हुआ था शायद। हाँ, एक और बहुत बड़ा काम हुआ। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना। उत्तर प्रदेश का प्रथमा बैंक देश का पहला ऐसा बैंक था। लेकिन इस योजना के साथ एक राजनीतिक मोड़ भी जुड़ा है। इसे अपने समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था। क्यों? सही कहा। देश में इमरजेंसी लगी और उसके बाद 1977 में सत्ता बदल गई। जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इस योजना को 1978 में यानी 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। ओह। और यहीं से भारतीय योजना के इतिहास में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। तो यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। सरकार बदलती है और उसके साथ ही देश की आर्थिक योजना का पूरा ढांचा बदल दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं की परंपरा को तोड़कर एक नया प्रयोग किया गया, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। बिल्कुल। जनता पार्टी सरकार ने 1978 में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान शुरू किया। इसकी सोच गुलनार गोडल की किताब एशियन ड्रामा से ली गई थी। एशियन ड्रामा, ओके। हाँ, ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण था और इस रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को भारत में लाने का जिम्मा एक जाने माने अर्थशास्त्री डीटी लकड़वाला पर था। अच्छा, डीटी लकड़वाला, ये नाम याद रखने वाला है। हाँ बिल्कुल। उनका काम था इस विदेशी आइडिया को भारत की जमीनी हकीकत के हिसाब से ढालना। तो ये रोलिंग प्लान आखिर था क्या? पंचवर्षीय योजना से ये कितना अलग था? इसे ऐसे समझिए कि पंचवर्षीय योजना एक तरह से 5 साल का फिक्स्ड मेन्यू है। आपने एक बार तय कर लिया तो वही चलेगा। जबकि रोलिंग प्लान एक बुफे की तरह है। इसमें आप हर साल देखते हैं कि क्या अच्छा काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से अगले साल के लिए मेन्यू बदल देते हैं। मतलब हर साल योजना का मूल्यांकन और फिर अगले साल के लिए एक नई योजना। एग्जैक्टली। ये ज्यादा लचीला सिस्टम था। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर ये लंबा क्यों नहीं चला? क्योंकि 1980 में फिर से राजनीतिक बदलाव हुआ। अच्छा, फिर से सरकार बदल गई। हाँ, कांग्रेस सरकार सत्ता में वापस आई और उन्होंने इस प्रयोग को खत्म कर दिया। ये सिर्फ 2 साल 1978 से 80 तक ही चला। इसके बाद भारत वापस अपने पारंपरिक पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर लौटा है। और वापसी हुई छठी पंचवर्षीय योजना के साथ 1980 से 85 तक। क्या यहाँ पर चीजें वापस पुरानी पटरी पर आ गईं? हाँ भी और नहीं भी। मतलब गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य तो वापस आ गया, लेकिन इस योजना में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ, औद्योगिक आधार का आधुनिकीकरण। औद्योगिक आधार का आधुनिकीकरण? जी। इसका क्या मतलब था? अब तक तो हम नए उद्योग लगाने पर ही जोर दे रहे थे। इसका मतलब था कि अब सिर्फ नए कारखाने लगाना काफी नहीं है, बल्कि हमारे जो पुराने सरकारी कारखाने हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, उन्हें और कुशल बनाना होगा। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। कई विशेषज्ञ इस योजना को नेहरूवादी समाजवाद का अंत के रूप में भी देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है, नेहरूवादी समाजवाद का अंत। ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि नेहरू के मॉडल में अर्थव्यवस्था का इंजन सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियां थी। राइट। यहां से धीरे धीरे ये सोच बदलने लगी कि शायद निजी क्षेत्र की भी अर्थव्यवस्था में एक बड़े भूमिका हो सकती है। इसी योजना के दौरान कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव भी रखी गई, जैसे 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड, जो आज भी खेती और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी संस्था है। हाँ, वही। और इसी साल एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी बना। तो एक तरफ तो नेहरूवादी समाजवाद की अंत की बात हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नाबार्ड और एग्जिम बैंक जैसी बड़ी सरकारी संस्थाएं भी बन रही थी। क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक संक्रमण काल था। सरकार अभी भी अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मानती थी, खासकर कृषि जैसे क्षेत्रों में। अच्छा। लेकिन साथ ही आधुनिकीकरण और दक्षता पर जोर देके वो भविष्य के आर्थिक सुधारों के लिए जमीन तैयार कर रही थी। इसके बाद जो दौर आया वो और भी दिलचस्प था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। इसका लक्ष्य था भोजन, कार्य और उत्पादकता। ये सुनने में बहुत व्यवहारिक लगता है। व्यवहारिक तो था ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल छिपा था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी गई। क्या मतलब अब तक जो सरकारी कंपनियां हीरो थीं, अब उनकी जगह प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही थी? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अब तक सरकार ही गाड़ी चला रही थी और तय कर रही थी कि गाड़ी कहां जाएगी। 7वीं योजना में पहली बार सरकार ने कहा, ठीक है प्राइवेट सेक्टर, अब आप भी स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख सकते हैं। तो ये 1991 के बड़े सुधारों की नींव थी एक तरह से। एग्जैक्टली। अब यह माना जाने लगा था कि देश की तरक्की सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकती। और इस दौरान कौन से बड़े काम हुए? 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, जिसका मकसद गांव में रोजगार पैदा करना था। और एक बहुत बड़ी संस्था का जन्म हुआ। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। सेबी? हाँ, हालांकि उस समय इसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थीं, वो बाद में मिली। और छोटे उद्योगों की मदद के लिए 1990 में सिडबी बैंक भी बनाया गया। लेकिन 7वीं योजना के बाद कहानी में फिर एक ब्रेक आता है। 1990 से 92 के बीच फिर से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, सिर्फ वार्षिक योजनाएं थीं। इस बार वजह क्या थी? इस बार वजह बहुत गंभीर थी। एक तो देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, सरकारें जल्दी जल्दी बदल रही थीं। दूसरा, 7वीं योजना भी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह थी भुगतान संतुलन का गंभीर संकट। भुगतान संतुलन का संकट, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत दिवालिया होने की कगार पर था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए खासकर पेट्रोल, डीजल, डॉलर खत्म हो गए थे। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि वो सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही काफी था। मतलब हमारे पास आयात करने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। ये सुनना ही चौंकाने वाला है। स्थिति इतनी खराब थी कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर लोन लेना पड़ा। और इसी संकट की आग से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया जन्म हुआ। एकदम सही। इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वो किया जिसने भारत की आर्थिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 1991 में उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे हम LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 शब्दों ने तो सब कुछ बदल दिया। उदारीकरण, इसका मतलब था कि अब व्यापार करने के लिए सरकार से दर्जनों लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, ये लाइसेंस राज एक ऐसी व्यवस्था थी जहां एक छोटा सा कारखाना शुरू करने के लिए भी दर्जनों सरकारी दफ्तरों से परमिट लेने पड़ते थे, जिसमें महीनों या सालों लग जाते थे। उदारीकरण ने इस परमिट राज की जंजीरों को तोड़ने का काम किया। और निजीकरण का मतलब था कि जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थीं, उनमें निजी हिस्सेदारी बढ़ाई गई। और वैश्वीकरण ने विदेशी कंपनियों और विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। तो इन ऐतिहासिक सुधारों के बाद आई 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सुधारों के बाद की ये पहली योजना थी, तो इससे उम्मीदें भी बहुत होंगी। बिल्कुल, और ये योजना उम्मीदों पर खरी उतरी। इसे अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक माना जाता है। वाह! और इसका उद्देश्य ही अपने आप में क्रांति था। पहली बार किसी योजना का मुख्य उद्देश्य बना मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास? हाँ,
यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब फोकस कारखानों और बांधों से हटकर इंसान पर आ गया था। एकदम। अब ये माना गया कि अगर देश के लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप तरक्की करेगी। इसी दौरान कई ऐसे काम हुए जिनका असर आज तक महसूस होता है। सबसे महत्वपूर्ण, पंचायती राज संस्थाओं को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाने की एक ऐतिहासिक कोशिश। बिल्कुल। और रोजगार के लिए भी कुछ बड़ा हुआ था। हाँ, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई, जिसका मकसद पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए लोन देना था। और वैश्विक स्तर पर भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। मतलब भारत अब ग्लोबल ट्रेड के बड़े खेल में आधिकारिक तौर पे शामिल हो गया था। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की थी, सेबी को भी इसी योजना के दौरान वैधानिक दर्जा मिला, जिससे शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा कई गुना बढ़ गया। तो इन योजनाओं के सफर को देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से शुरू होकर गरीबी से लड़ते हुए, राजनीतिक अस्थिरता से गुजरते हुए और अंत में एक बड़े संकट के बाद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने तक का सफर। बिल्कुल। चलिए सीधे 9वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। ये 1997 में शुरू हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, खासकर उदारीकरण के उस दौर में। आदर्शवादी था और इसे हकीकत में बदलना, कह सकते हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था। अच्छा। सोचिए, योजना शुरू होते ही 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आ गया। ओह हाँ। भले ही भारत की अर्थव्यवस्था उस समय उतनी खुली नहीं थी, लेकिन इस संकट से विदेशी निवेश में कमी आई और हमारे निर्यात पर भी असर पड़ा। तो इसका मतलब था कि योजना के लिए जो संसाधन जुटाने का अनुमान था वो पूरा नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ा झटका था, बिल्कुल शुरुआत में ही। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुए। जी, जिसके बाद भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे। और फिर 1999 में कारगिल युद्ध। मतलब एक के बाद एक 3 बड़े संकट। बिल्कुल। इन सब के बीच विकास की गति बनाए रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए 9वीं योजना को अक्सर ट्रायल बाय फायर कहा जाता है। ये योजना भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर शुरू हुई थी। और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी, इन सभी भारी और भीतरी दबावों के बीच इस योजना का फोकस बड़े बड़े लक्ष्यों से ज्यादा, मतलब जीवन की गुणवत्ता सुधारने, गरीबी कम करने और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने पर था। तो ये एक तरह से संकट के समय में जहाज को संभाले रखने जैसा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 9वीं योजना बाहरी संकटों से जूझते हुए निकली। क्या 10वीं योजना जो 2002 से 2007 तक चली, उसमें हालात कुछ सुधरे? क्या सरकार कुछ बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख सकी? हाँ, हालात सुधरे थे और आत्मविश्वास भी बढ़ा था। 10वीं योजना ने एक बहुत ही साहसिक लक्ष्य रखा। क्या था वो? अगले 10 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। दुगना करना, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि पहली बार विकास को नापने के लिए कुछ ठोस, मतलब मात्रात्मक लक्ष्य तय किए गए। मात्रात्मक लक्ष्य मतलब सिर्फ ये नहीं कहा कि गरीबी कम करेंगे, बल्कि ये बताया कि कितनी कम करेंगे। एग्जैक्टली। जैसे गरीबी अनुपात को 5% तक कम करना, साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाना और ये सुनिश्चित करना कि 2007 तक सभी बच्चे अपनी 5 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। अच्छा, तो इससे योजनाओं की सफलता और असफलता को आंकना आसान हो गया। बिल्कुल, अब सरकार की जवाबदेही बढ़ गई थी। और इसी दौर में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना भी शुरू हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। जी, ये आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़ मानी जाती है। सही पकड़ा आपने। ये इस बात का सबूत था कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं है। अगर लोग स्वस्थ नहीं हैं तो विकास अधूरा है। सही बात है। 10वीं योजना ने सोच को मजबूती दी और इसी सोच को 11वीं योजना में एक नया नाम और एक नई ऊर्जा मिली। 11वीं योजना 2007 से 2012। इसकी रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार की थी और इसका नारा था तेज और अधिक समावेशी विकास। समावेशी। यह समावेशी शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीन पर इसका कोई ठोस मतलब था? किन योजनाओं के जरिए इस समावेशी विकास को हासिल करने की कोशिश की गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ,
ये 90s के दशक के अंत तक की सबसे बड़ी सीख थी। कैसे? ये साफ हो गया था कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े काफी नहीं है, विकास का फायदा कुछ हिस्सों तक ही सिमट रहा था। समावेशी शब्द इसी चिंता से निकला कि विकास की प्रक्रिया और उसके फायदों में समाज के आखिरी व्यक्ति को भी शामिल किया जाए। और इसे करने के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए? 2 सबसे बड़े गेम चेंजर इसी योजना के दौरान मजबूत हुए। अच्छा। पहला था शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान। इसी के तहत 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जो 2010 में लागू हुआ। जी। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक बुनियादी जरूरत से उठाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब सरकार की जिम्मेदारी तय हो गई। बिल्कुल। और दूसरा गेम चेंजर क्या था? दूसरा था रोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी नरेगा, जो बाद में मनरेगा बनी। हाँ, मनरेगा। ये सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं थी, ये ग्रामीण भारत में एक सामाजिक सुरक्षा कवच थी। मतलब? पहली बार गांव के मजदूर को काम मांगने का कानूनी हक मिला। अगर सरकार 15 दिन में काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता। इसका असर क्या हुआ होगा? इसने तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल दी होगी। बिल्कुल। इसने गांवों से शहरों की ओर होने वाले मजबूरी के पलायन पर कुछ हद तक रोक लगाई, ग्रामीण इलाकों में लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ाई और खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया, क्योंकि इसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित था। और बुनियादी ढांचे पर भी काम हुआ। हाँ, बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, तालाब, बिजली, इन सब पर भी भारी निवेश किया गया। तो 11वीं योजना असल में विकास को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने की एक बहुत बड़ी और गंभीर कोशिश थी। तो हमने सामाजिक न्याय से शुरुआत की, फिर समावेशी विकास तक पहुंचे। इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, जो इस सफर की आखिरी कड़ी थी। जी, अंतिम योजना। क्या यहाँ भी विकास की परिभाषा में कोई नया मोड़ आया? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। 12वीं योजना के उद्देश्य में एक नया शब्द जुड़ा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा। इसका पूरा नारा था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। ये पहली बार था जब पर्यावरण और स्थिरता को विकास के केंद्र में रखा गया। तो ये सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विकास की बात नहीं थी, बल्कि ये भी था कि हम ये विकास किस कीमत पर कर रहे हैं। एकदम सही। 2010 के दशक तक ये दुनिया भर में और भारत में भी साफ हो गया था कि हम पर्यावरण को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन, ये सब अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह गई थी, बल्कि हकीकत बन चुकी थी। सही बात है। तो 12वीं योजना ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके लक्ष्यों में 2017 तक गरीबों की संख्या 10% तक कम करना, सभी गांवों को बिजली पहुंचाना तो था ही, साथ ही पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य भी थे। जी, साथ ही देश के हरित क्षेत्र को बढ़ाने जैसे लक्ष्य भी शामिल किए गए। तो ये एक तरह से विकास की सोच का पूरा सफर दिखाता है। पहले सिर्फ आर्थिक ग्रोथ, फिर सामाजिक न्याय, फिर समावेशी विकास और अंत में सतत विकास। बिल्कुल। लेकिन 2017 में 12वीं योजना खत्म होने के साथ ही ये पूरा सिलसिला ही खत्म हो गया। 65 साल पुरानी संस्था योजना आयोग को खत्म करने का फैसला एक बहुत बड़ा कदम था। जी, बहुत बड़ा। इसे सुधारने की बजाय पूरी तरह खत्म करना क्यों जरूरी समझा गया? ये उस समय का सबसे बड़ा नीतिगत सवाल था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की थी। योजना आयोग को लेकर कई सालों से आलोचनाएं हो रही थी। सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि ये एक टॉप डाउन मॉडल पे काम करता था। टॉप डाउन मतलब दिल्ली से योजना बनती थी? हाँ, दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश के लिए, हर राज्य के लिए एक ही जैसी योजना बना देते थे, जो जमीनी हकीकत से कई बार बहुत दूर होती थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि योजना आयोग एक हेडमास्टर की तरह था, जो पूरे स्कूल के लिए एक ही टाइम टेबल बनाता था, चाहे कोई पहली क्लास का बच्चा हो या 10वीं का। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और क्या आलोचनाएं थीं? दूसरी बड़ी आलोचना ये थी कि राज्यों को अपने विकास के लिए फंड्स लेने के लिए योजना आयोग के सामने एक तरह से गिड़गिड़ाना पड़ता था। अच्छा। इससे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ता था। और तीसरी बात, 1991 के बाद जब अर्थव्यवस्था बाजार आधारित हो गई थी, तो केंद्रीकृत योजना की जरूरत ही कम हो गई थी। एग्जैक्टली। एक केंद्रीकृत योजना बनाने वाली संस्था की भूमिका वैसे भी कम हो गई थी। तो फिर इसकी जगह जो नीति आयोग आया, वो इस हेडमास्टर से कैसे अलग है? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यानी नीति आयोग लागू हुआ। ये तारीख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, 1 जनवरी 2015। और ये हेडमास्टर नहीं बल्कि एक ट्यूटर या सलाहकार की तरह है। अच्छा। इसका काम राज्यों के साथ मिलकर
उनकी जरूरतों के हिसाब से नीतियां और लंबी अवधि की रणनीति बनाने में मदद करना है। ये राज्यों पर अपनी योजनाएं थोपता नहीं है, बल्कि सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा देता है। और फंड्स देने का काम वो कौन करता है? ये सबसे बड़ा बदलाव है। फंड देने का काम अब सीधे वित्त मंत्रालय करता है। तो नीति आयोग सिर्फ सलाह देता है? हाँ, नीति आयोग सिर्फ एक थिंक टैंक है, एक ज्ञान का केंद्र है जो सरकार को सलाह देता है। इसने योजना बनाने के एक आकार सब पर फिट वाले दृष्टिकोण को बदलकर एक ज्यादा लचीले और सहयोगी मॉडल को जन्म दिया है। तो टॉप डाउन से बॉटम अप की ओर एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल। यहाँ एक और बात जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में आता है? ये संविधान की समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। जिसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। जी, और नीति आयोग का मॉडल इसी संघीय भावना को और मजबूत करने की एक कोशिश है। ये भी जानना दिलचस्प है कि पंचवर्षीय योजनाओं का ये जो विचार था वो भारत का अपना नहीं था, हमने ये कहीं और से अपनाया था। बिल्कुल। विश्व में पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 तक सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। अच्छा, सोवियत संघ से? हाँ, उस दौर में जब दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, ये क्रांतिकारी विचार था कि राज्य अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। आजादी के बाद भारत के सामने गरीबी और पिछड़ेपन की बड़ी चुनौती थी, तो नेहरू जी ने विकास के लिए इसी मॉडल से प्रेरणा ली। तो आज हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम दौर को समझा। सामाजिक न्याय से शुरू हुआ सफर समावेशी विकास की गलियों से गुजरते हुए सतत विकास के पड़ाव तक पहुंचा। जी। और फिर हमने देखा कि कैसे समय के साथ पुरानी संस्थाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं और उनकी जगह नई सोच और नई संस्थाएं लेती हैं, जैसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग का आना। भारत के आर्थिक नियोजन का ये पूरा सफर एक केंद्रीकृत और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक सलाहकार और बाजार उन्मुख व्यवस्था की ओर एक बड़े बदलाव की कहानी है। ये वाकई एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। ये दिखाता है कि कैसे एक देश समय के साथ अपनी नीतियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलता है। यहाँ सोचने के लिए एक विचार ये है कि योजना बनाने की प्रक्रिया में इस संस्थानगत बदलाव का योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर भारत के वास्तविक विकास परिणामों पर क्या